नमस्कार। कुछ रिश्ते हमारे जन्म से बनते हैं और कुछ रिश्ते मन से जुड़े हुए होते हैं। पर पता है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? आपस में प्रेम और स्नेह का होना, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना और पूछना कैसे हैं आप। मैं हूँ निहारिका। मौसम बहुत सुहाना है और ये कार्यक्रम आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम है बिहार बिहान। आप सभी दर्शकों का स्वागत कार्यक्रम बिहार बिहान में। और मैं कहूँगी कैसे हैं आप। पता है हमारा जो ये मन होता है ना, जो सारी परिस्थितियाँ होती हैं उन्हें देखता है और बहुत सारे ख़यालात, बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं। और विचार अभिव्यक्ति का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है कविता। और साथ ही जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन्हें भी कलात्मक तरीके से रखने का एक बेहद ही ठोस जरिया है कविता। दर्शकों, अगर मैं प्राचीन समय की बात भी करूं तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे काव्य और छंदों के माध्यम से कई बड़ी बातें भी कही है। समय की गवाही देती है कविता और साथ ही मानव मन के राग को, मानव मन की लय को बयां करती है कविता। मानव को मानव से जोड़ती है कविता। और आज के कार्यक्रम में हम कविता की बातें करेंगे। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नागार्जुन सम्मान प्राप्त हमारे लिए बेहद आदरणीय वरिष्ठ कवि श्री सत्यनारायण जी से। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमारे पहले सेगमेंट से, जिसमें हम आपसे साझा करते हैं महापुरुषों के विचार। और ये विचार उनके अनुभव से आते हैं जो हमारे लिए बेहद ख़ास मायने भी रखते हैं, हमारे जीवन को एक नया आकार देने में सक्षम होते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कार्यक्रम की। देखते हैं क्या है आज का सुविचार। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। आज के हमारे मेहमान बेहद ख़ास हैं। हमारे साथ हैं नागार्जुन सम्मान प्राप्त हम सभी के लिए बेहद आदरणीय वरिष्ठ कवि श्री सत्यनारायण जी। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, आपको साथ ही ये भी बता देना चाहूँगी कि फ़िलहाल आप हिंदी प्रगति समिति राजभाषा विभाग बिहार पटना के अध्यक्ष भी हैं और इसकी जिम्मेदारी भी आप संभाल रहे हैं। आप हमारे साथ हैं, बहुत हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। और सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूँगी कि अपने आशीर्वचन के रूप में कविता से शुरुआत करें। आपकी लिखी हुई कोई कविता हमें सुनने मिल जाए, कार्यक्रम का शुभारंभ से अच्छा नहीं होगा। कुछ पंक्तियाँ आपकी ज़ुबान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए, एक कविता है। बिल्कुल। देखिए, मैं मूल रूप से गीत का कवि हूँ। जी जी। गीत चेतना का कवि। वैसे और भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन इसी में मेरी एक अखिल भारतीय पहचान जी। तो मैं एक गीत से ही, गीत की पंक्ति से ही शुरुआत करता हूँ। सुनाएं। और वह भी एक कहावत है ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने घर से ही शुरुआत करता हूँ। जी बिल्कुल। मेरी एक पोती है, अब तो खैर बड़ी हो गई है। वो जब छोटी थी तो उसको ध्यान में रख के मैंने एक गीत लिखा था। और उसमें देखिए, सिर्फ उसको ध्यान में रख के लिखा गया है, लेकिन जो परिवेश है, जो स्थितियां रही हैं, वो हैं उसमें जी। उसको इसी से सावधान किया गया है। और उस मेरी पोती का नाम है एका। तो ये पंक्ति है कि एका एका आने वाला है कल समय कठिन जी। एका आने वाला है कल समय कठिन, खेल खिलौने नहीं रहेंगे, रोबोट होगा। खेल खिलौने नहीं रहेंगे, रोबोट होगा। और जल के प्लावन में डूबा अक्षयवट होगा। तो नहीं दिखेंगे कूल किनारे, नहीं पुलिन, एका आने वाला है कल समय कठिन। आगे देखिए कि दांत समय के होंगे पहने, दांत समय के होंगे ज़्यादा ही पहने, और बिखरे होंगे तोते मैनों के डहने। तो नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे कथा कहानी वाले दिन, एका आने वाला है कल समय कठिन।
और किलकारी पर कलरव पर पहरे होंगे, किलकारी पर कलरव पर पहरे होंगे, और मृगछौने सहमे ठिठके ठिठके होंगे। तो होंगे नहीं कुलाचें भरते हुए हरिन, एका आने वाला है कल समय कठिन। तो चांद अंतिम है जी। कि चांद सितारों के बिन यह धरती होगी, और गर्म हवाएं रेत रेत परती होगी, लेकिन छाया देते नन्हे नन्हे मेघ खंड होंगे, लेकिन जी। एका आने वाला है कल समय कठिन। बहुत खेल बढ़िया। खिलौने नहीं रहेंगे, जी। रोबोट होगा। जी जी, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं कहूँगी कि आपने हमें बताया कि आपने अपनी पोती को ध्यान में रखते हुए ये लिखा, पर कहीं ना कहीं ये संपूर्ण मानव को, हम सभी को कुछ चेतावनी सी है कि जो समय परिवर्तन हाँ हो ना, रहा समय जी है ना, वो क्या होने वाला उसको है, सावधान किया हाँ, गया। जी बिल्कुल, जो हमारा जो नया हाँ हाँ, जनरेशन है, जो नई बच्चों को पीढ़ी के है, भविष्य को लेके जो चिंता होती है। जी जी, और बहुत सारी बातों को समेटा है आपने अपनी पंक्तियों जी, में। जी। जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है और हाँ, जो हाँ। दिख रहा है कि जो हमारा भविष्य होगा उसका स्वरूप कैसा होगा, उसको बताने की कोशिश आपने की है। अगर मैं अपने दर्शकों की बात करूं तो हो सकता है कि आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत लोग आपको नज़दीक से देख रहे होंगे या आपसे मिल रहे होंगे, लेकिन अगर मैं पाठक के रूप में आपसे परिचय की बात करूं तो हम सभी ने बहुत पहले से ही आपकी कई रचनाएं पढ़ी है। अगर मैं बात करूं समर जी। शेष है कि, या फिर हाँ। मैं टूटते जलबिंब की बात करूं, जी, जी। या फिर मैं नवगीत संकलन की बात करूं, हम सब ने आपको पढ़ा है, हम सभी आपके अरे, पाठक हैं। धन्यवाद। तो मैं हाँ। आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। एक कवि के रूप में, गीतकार के रूप में आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, पर कभी ना कभी शुरुआत होती है जब आप लिखना शुरू करते हैं। जी जी। ये कैसे हुआ, कब हुआ, इसकी जानकारी दें हमें। जहाँ ये बहुत सी जी। सीधी सी बात है। मैं उन दिनों 9वीं क्लास का विद्यार्थी था। अच्छा। ये शायद 1948 या 49 की बात है, बीती। तो उस समय मैं पटना कॉलेजिएट स्कूल का विद्यार्थी था। जी जी। और आपकी और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि उन दिनों पटना कॉलेजिएट स्कूल बिहार का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। जी जी। और उसकी बड़ी अच्छी साख थी। तो उसी समय मैंने गीत लिखना शुरू किया। जी। और एक गया ज़िला स्कूल से तबादला हुआ था एक शिक्षक का, और बाद में मालूम हुआ कि ये गीत के एक अच्छे कुशल कवि हैं। जी जी। मेरा आशय राम गोपाल रुद्र। अच्छा। और वो हमारे, तो उन्हीं से मैंने आपके कविता का व्याकरण सीखा है। जी जी। कि छंद क्या है, भाषा क्या होनी चाहिए, मात्रा क्या होती है। जी जी। ये और तो यह जो है मेरा एक स्वभाव रहा है। इसमें कहीं से मैं कोई आत्मश्लाघा नहीं पाल रहा हूँ कि जहाँ कहीं कुछ ठीक लगता है, चाहे वो बड़े रचनाकार का हो या छोटे रचनाकार की रचना हो, तो मैं कहता हूँ कि यह रचनाकार हो सकता है यह बड़ा रचनाकार नहीं हो औरों की दृष्टि में, लेकिन यह रचनाकार जिसका मैं पाठक हूँ, वह रचनाकार मेरा रचनाकार है और मैं उसको पसंद करता हूँ। ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नहीं कि किसी और से सुन के, आलोचकों से आलोचना पढ़ के या क्लासरूम में शिक्षक से सुन के, यह सब कोई धारणा। हमारे शिक्षक ने एक समय कहा था जी। कि भाई तुम सबकी सुनो, उसके बाद अपने आप से अपने भीतर मंथन करो, और फिर उसके बाद जो तुम लिखो, बोलो, कहो, वह सब सामने आए। क्या बात है। बिना ऐसे नहीं होता है। जी जी। आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। जी। आपने कहा कि आप अपने शिक्षकों से बहुत प्रभावित थे और उनके परिवेश में
अपने शिक्षकों के साथ हाँ। आपकी ये जो जर्नी है वो शुरुआत हुई, लिखने की जो शुरुआत हुई। पहली रचना कब प्रकाशित हुई? क्योंकि जब कोई लिखता है, एक लेखक, एक रचनाकार, और जो पढ़ने वाले हैं उन तक पहुंचने का जरिया होता है जब वो प्रकाशित होती है। अच्छा, कब आपकी कौन सा ऐसी रचना थी जो प्रकाशित हुई सबसे पहले? देखिए निहारिका जी, ऐसा है हम्म, कि मुझको ठीक याद है, जी। यह वर्ष 1949 का था। अच्छा, और मैं स्वतंत्रता के तुरंत बाद। हाँ, और हाँ हाँ 2 साल बाद। 2 साल बाद, तो जी। और उसमें मैं 9वीं क्लास का विद्यार्थी था। जी जी। और उसी समय हमारे स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल उन दिनों बिहार का प्रीमियर स्कूल हुआ करता था, जी। तो उन्हीं दिनों गया ज़िला स्कूल से ट्रांसफ़र हुआ, उनका तबादला का होके एक आए थे हमारे शिक्षक, और वो संयोग से वो गीत चेतना के कवि थे, जी जी। राम गोपाल रुद्र। जी जी। और उनका कंट्रीब्यूशन भी है। बिल्कुल। तो एक कुशल कवि थे, तो उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने ही, ऐसा हुआ कि जब छमाही परीक्षा हुई थी, और छमाही परीक्षा में उन दिनों चलता था कि कॉपी दिखाई जाती थी, उत्तर पुस्तिका, जी। और जहाँ कोई कुछ ये है उसको समझाया जाता था। तो वही चल रहा था वो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आके वही शिक्षक तो नए नए आए थे, और उन्हीं को यह परीक्षा इसको देनी थी। ये करने को मिला। तो उन्होंने कहा कि सत्यनारायण कौन है, अच्छा। कौन लड़का है। जी। तो मैंने हाथ उठाया, उसके बाद उठ के खड़ा हुआ कि सर मैं हूँ। अच्छा, तो एक कविता थी हमारी उन दिनों, जो यहाँ से एक बिजली पत्रिका निकलती थी, वो उसी में छपी थी। तो वह उनको बहुत पसंद आई थी। उन्होंने पूछा कि तुमने लिखा है? हमने अच्छा। कहा जी। तो वो थी पंक्ति, जहाँ तक 1-2 पंक्ति याद जरूर सुनाए हमें। कि तुम तरुण देश के उठो उठो, तुमको तो आगे बढ़ना है, वाह। और दुनिया जो कहती कहने दो, तुमको तो ऊपर चढ़ना है। तो ये तो बंदी ही थी कोई कविता, लेकिन इसी से शुरुआत हुई। जी जी। और शायद ऐसा ही होता है अक्सर। बिल्कुल। तो इस तरह से वो धीरे धीरे, कविता का पाठक मैं बहुत अच्छा था। अच्छा। मैं आपको बता दूं, मैं जब 4थे क्लास में था तो हमारे बड़े भाई थे गजाधर प्रसाद जी, वो जयद्रथ वध कोर्स में था। अच्छा अच्छा। और आपने अगर जयद्रथ वध पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है, तो उसका जो द्वितीय सर्ग है, जिसमें उत्तरा विलाप कर रही है, अभिमन्यु का मारा जा चुका है, जी जी। या उसकी हत्या कर दी गई है, तो वह पढ़ के इतना द्रवित हो जाते थे जी। कि आंख से आंसू निकलने लगते थे। तो यह उसमें, अगर आप चाहें तो 4 पंक्ति उसमें जरूर है। सुनाए हैं। जब वो कहती है उत्तरा, अभिमन्यु नहीं है, कि मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में, मैं हूँ वही जिसको किया था विधि विहित अर्धांगिनी, भूलो न मुझको नाथ, मैं हूँ अनुचरी चिर संगिनी। ये पंक्ति बहुत, मैं आपसे ज़रूर अभी फ़िलहाल ये कहना चाहूँगी कि कविता में और इन पंक्तियों में इतनी शक्ति होती है, और ये आपको किस तरह से छूती हैं। मैं सुन रही थी और अभी फ़िलहाल मेरी आंखों में भी आंसू ही थे। एक पत्नी का अपने पति से ये कहना, जी जी। और उनका अलगाव हो जाना इस तरीके से कितना द्रवित कर जाता है, इसकी बहुत ही सुंदर इन पंक्तियों के माध्यम से बयां किया गया है। और जब आपने सुना तो शायद आपको लगा होगा कि क्या है इतना, और ये कैसी शक्ति है जो लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। बिल्कुल जी। किस तरह प्रभावित किया आपको इस कविता ने?
आपको किस तरीके से प्रभावित किया? आपने कहा आप पढ़ा करते थे। जी जी जी। जी, तो कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं दूसरों को भी, तो हमारी अपनी शैली में भी निखार आता है। नहीं, बिल्कुल आता है, जी उसी से सीखता है आदमी। जी जी। अच्छा देखिए, ऐसा है ना कि उन दिनों मैं कविता से लगाव था, पढ़ने से, जी जी। और जो कविता अच्छी लगती थी वो लगभग मुझको याद हो जाती थी। मेरी स्मृति शक्ति बहुत ठीक ठाक रही है। जी। उन दिनों की कविताएं भी मैं आपको बैठे बैठे सुना सकता हूँ लेकिन खैर ये तो अलग बात है। चलिए, आपने बातें की उन दिनों की, तो मैं कुछ और बातें आपसे जानना चाहूँगी। जी। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि ये जो कविताएं होती हैं या गीत होते हैं, ये आंदोलनों में भी जनता तक पहुंचने के लिए माध्यम का कार्य करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं 1974 के बिहार आंदोलन की बात करूं, तो आप सक्रिय रहे उस दौर की कुछ बातें, और किस तरह से आपने अपनी भूमिका निभाई, आपकी कविताएं किस तरह से आप बोलते थे, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। अपने दर्शकों की ओर से गुजारिश करूँगी आपसे। देखिए, जी। जब बिहार आंदोलन की शुरुआत हुई उसके बाद साहित्यकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, पत्रकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, ये तमाम लोग एक मंच पर इकट्ठे हुए। जी। और उस समय लखनऊ स्वीट हाउस, अभी भी शायद है, नहीं है कह नहीं सकता, फ्रेजर रोड चौराहा, तो उसी के बरामदे पर पहली गोष्ठी हुई थी। अच्छा। और सीधे हम लोगों ने नुक्कड़ कविता करके नुक्कड़ों पर कविता पढ़नी शुरू की। और धीरे धीरे निहारिका जी वो इतना पॉपुलर, या कहिए प्रिय हुआ, पॉपुलर तो ठीक मुझको नहीं लगता है, प्रिय हुआ बेहतर शब्द है। जी। कि काफ़ी लोगों की भीड़ उमड़ती थी। और वो दृश्य अभी भी रोमांचित करता है कि एक तरफ ऑडियंस थी, श्रोता थे, एक इधर कवि था, और एक तरफ पुलिस थी लाठी और राइफल के साथ। अच्छा। उस समय बहुत तीव्रता पर था आंदोलन। जी। तो ये अब आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ श्रोता, तो उस समय और एक ओज या जोश कह लें, उम्र कम भी थी और एक एनर्जी भी थी उस समय। और जब देखा कि ये सब है तो और ये करने लगे, जोश में बढ़ोतरी हो जाती है। तो हम लोगों ने तय किया, रेणु जी हमारे जो संघर्षी एक बनाया, उन्होंने एक टीम बनाई। अच्छा। कि रचनाकार, इस रचनाकार जो सिर्फ कवि और कथाकार न हो, वो रंगकर्मी भी हो, अच्छा। वो पत्रकार भी हो, वो बुद्धिजीवी भी हो। तो इस तरह से एक कॉम्पोजिट करके उन्होंने, और हम लोग पढ़ते थे। और कुछ नहीं, देखिए शायद मैं आपको बता दूं कि वहाँ हम लोग कुछ नहीं करते। जैसे कि लखनऊ स्वीट हाउस था वो फ्रेजर रोड चौराहा पर, तो किया क्या कि एक रिक्शा ठीक किया। अच्छा। बगल से माइक लिया, स्पीकर लिया, रिक्शा में फिट कर दिया। अच्छा। आप देखिए, यह जो उस समय का ये परिदृश्य था। और बारी बारी से हम लोग कविताएं पढ़ते थे, और भी हमारे मित्र थे। और रेणु जी स्वयं उसको ऑडियंस को संबोधित करते थे। जी जी। तो वह एक समय था, एक दौर था, जी। जब कविताओं के माध्यम से भी और अपने गीतों के माध्यम से जन जागरण का काम किया जा सकता। जी। हमको जेपी ने कहा था, मैंने हम लोग गए थे जेपी से मिलने, जयप्रकाश जी से। उन्होंने कहा था कि आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, ये लोक शिक्षण का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने कहा ना, तो मैंने कहा यह हम लोगों को कहा था उन्होंने, और ये बात मुझे अब तक याद है। जी जी। और गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से हम कई बातें, अपनी बातें हम लोगों तक, जनता तक आसानी से पहुंचा भी पाते हैं। बड़ी कुशलता से हम ये बातें कह भी पाते हैं, और बातें हमारी पहुंच भी जाती हैं लोगों के दिलों तक। जैसा कि आपने ये अपने संस्मरण से हमें बताया भी। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि आपने बिहार राजगीत भी लिखा है। आपकी लेखनी से हमारे बिहार का जो इतिहास रहा है उसे पिरोते हुए आपने हमारा बिहार राजगीत लिखा है। कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर सुनाएं।
देखिए, कुछ पूरा गीत तो याद नहीं है। जी जी, कुछ हाँ, कुछ शुरुआती पंक्तियां हैं और मैं सस्वर नहीं पढ़ता हूँ। जी जी, सुनाए हमें हाँ, सिर्फ। तो उसमें शुरू की पंक्तियां हैं जी। कि मेरे भारत के कंठहार, बिहार को कहा गया, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है, तू महावीर का शांति मंत्र, वाह तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। वाह, क्या बात है। और भी है ये जी जी, प्रारंभिक ये पंक्तियां। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात ये कि आप आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस कविता को, इस गीत को लिखा है, और आपकी ज़ुबानी ये सुनना बेहद मायने भी रखता है हम सभी के लिए। मैं कुछ आपके संस्मरणों पर बात जरूर करना चाहूँगी। आपने संस्मरण लिखे हैं समय की शिला पर। ये ख्याल कैसे आया और किन लोगों के बारे में आपने लिखा इसमें? क्योंकि जिनके सानिध्य में हम रहते हैं उनके जी, बारे में लिखना, और जो कृति बनकर आती है ये मैं कहूँगी पीढ़ियों तक वो बातें लेकर जाती है। सबसे अहम बात ये होती है। किन के बारे में लिखा, कैसे देखिए, ख्याल आया? स्मृतियों में, जी। जैसा आपने कहा ये शीर्षक है, तो उसमें मैंने साहित्यकारों को, जो हमारे अग्रज साहित्यकार जी हैं, जी। पहले के साहित्य जिनके हम ऋणी हैं, उन पर मैंने लिखा। अच्छा। और कुछ कई लोगों के सानिध्य में भी रहा। तो वही, जैसे अब उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, धर्मवीर भारती हैं, अच्छा। रघुवीर सहाय हैं, उस वाह। तरह के कई लोग हैं। तो इनसे देखिए, लिखने के क्रम में हारिका जी ऐसा है कि उस समय कुछ प्रेरणा भी, हम सोच रहे हैं दूसरे पर, जी। और उससे प्रेरित होकर हम अलग से रचना कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पृथक। तो यह सब रचना प्रक्रिया होती है। और रचनाकार की शायद खासियत होती है, क्योंकि शायद जब आप लिखते हैं और जब आपकी लेखनी किसी कागज़ पर चलती है तो कई ऐसी बातें आ जाती हैं जो हम सभी पाठकों के लिए बेहद प्रिय भी होती है। बहुत ही सुंदर संस्मरण आपने लिखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक पंक्ति है, जरूर सुना। आप देखिए, जो क्या होता है लिखना। अच्छा। वो कहा, उन्होंने लिखा है कि हल की तरह, आहा। कुदाल की तरह और खुरपी की तरह वाह। अगर पकड़ भी लूं कलम को, तो क्या फसल काटने को मिल जाएगी हमको। अरे हम रचनाकार जो हैं, हम तो केवल जमीन ही तैयार कर पाएंगे। जिसका नाम था टूटते जलबिंब। टूटते जल। जी जी। और उसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ नवगीत संकलन के रूप में गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार भी बिल्कुल मिला सही, हुआ है। सही है, सही। जी। चूँकि आज आप हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगी कि इस संकलन में से कोई एक गीत जो आपके दिल के करीब हो, सुनाए हमें। देखिए, इस संकलन में जी। गीत जो मुझको प्रिय हैं, कुछ गीत, जी। उनमें से एक सुन लीजिए। जरूर। वैसे यह प्रेम पर कविता है, प्रेम की बिल्कुल। कविता है। और आजकल तो प्रेम की कविता लिखना गुनाह माना जा रहा है, उस पर कर्फ्यू लगा दी गई। तो आइए उसी शुरू करते हैं। दिनकर जी ने उर्वशी में लिखा है कि पहले प्रेम स्पर्श होता है, पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदनंतर चिंतन भी। अब प्रेम प्रथम मिट्टी कठोर है, फिर वायव्य गगन भी। तो यही स्पर्श वाला एक प्रेम गीत प्रेम कविता सुन लीजिए। शायद आपको और हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगे। जरूर। कि एक हल्की छुअन भर से, एक हल्की छुअन भर से कांप कर रह जाए जैसे ताल का जल थिर, जमा हुआ पानी। एक हल्की छुअन भर से कांप कर रह जाए जैसे ताल का जल थिर, ठीक वैसे कांप कर कुछ रह गया था जबकि चलती बेर तुमने कहा मुड़कर, सुनो आना फिर। वाह। सुनो आना फिर, सच कहीं कुछ भी नहीं था। जी।
इन पंक्तियों पर ध्यान दें कि सच कहीं कुछ भी नहीं था, बस हवा के पांव पत्थर हो गए थे, और बस और ज्यों सूरजमुखी सी झुक गई थी शाम, और कांपते लब पर तड़प कर रह गए थे शब्द, मन के हाशिए पर छूटता सा जा रहा था एक कोई नाम। झुक गई थी, इन पंक्तियों को देखिए कि झुक गई थी सीपिया आँखें, कि सहसा एक मोती थरथरा कर हथेली पर चू पड़ा आखिर, जबकि चलती बेर तुमने कहा मुड़कर सुनो आना फिर। वाह वाह। और भी है, और ये जो लगाव है, ये जो प्यार है, और इसका दिखना, इसे महसूस करना बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया है इन पंक्तियों में, क्योंकि जो उपमाएं हैं और जो आप कहते हैं वो शायद एक प्रेमी के हृदय की बातें हैं जो जिन्होंने एक गीत का रूप लिया है। बहुत ही सुंदर गीत आपने हमें। धन्यवाद जी, अगर मैं बात करूं अपने बिहार की, हाँ, तो रचनाकारों के मामले में या साहित्यकारों के मामले में हम बहुत समृद्ध हैं। हमारा जो ये बिहार की हमारी जो ये धरा है बहुत ही समृद्ध है। कुछ प्रमुख नामों का जिक्र करूं तो फणीश्वरनाथ रेणु जी, नागार्जुन जी, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको इन दोनों का सानिध्य मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसमें नागार्जुन जी पुरस्कार भी मिला है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ उनके बारे में हमें बताएं, उनके साथ के दिन, उनकी रचनाएं, उनकी लिखने की शैली, आपके विचार इन दोनों व्यक्तित्वों के बारे में। देखिए, रेणु जी से हम लोगों का ये सानिध्य हुआ तब जब जयप्रकाश आंदोलन 1974 में तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था जी। और उसमें रेणु जी ने रचनाकारों की एक टीम बनाई थी जी। और हर शाम, निहारिका जी ऐसा है कि हर शाम शहर के नुक्कड़ चौराहों पर हम लोग उतरते थे और कविताओं का पाठ करते थे। बिल्कुल। और कुछ लघु नाटक भी होते थे और वो इतना पॉपुलर हुआ, आपको शायद रोमांच हो जाएगा सुनने में कि एक तरफ एक श्रोताओं की कतार और दूसरी तरफ राइफल और ये बंदूक लिए पुलिस, और इस बीच में कविताएं। तो जब श्रोताओं का उत्साह देखते थे तो और मन से कविताएं, पूरा जोम से जिसको कहिए ठेठ में कविताएं सुनाते थे। बिल्कुल जी। तो इस तरह से आपने जो फणीश्वरनाथ रेणु जी के साथ जो आपका सानिध्य रहा, इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब आपने कहा कि जब आप आंदोलन से, बिहार आंदोलन से जुड़े। थोड़ी बातें, कुछ बातें नागार्जुन जी के बारे में भी ज़रूर बताएं। आपकी यादों में नागार्जुन जी, उनका सानिध्य भी आपको मिला? जी हाँ, उनका बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मिला। जी जी। वो जब मिलते थे, आपको बता दूं एक बात जी, कि वो तो मैथिली भाषी थे। बिल्कुल। और जब मिले तो मुझसे भोजपुरी में बात करते अच्छा अच्छा। इतनी अच्छी भोजपुरी बोलते थे जी। और वह आदमी जितना बड़ा रचनाकार था उतना ही बड़ा एक इंसान था। हमने देखा है एक दलित के साथ एक पत्तल में उनको खाते हुए। अब वो ब्राह्मण थे, मैथिल ब्राह्मण, एक दलित के साथ एक पत्तल, माने एक तरफ वो बैठा है, एक तरफ ये बैठे हैं और खा रहे हैं लोग। ऐसा कम देखने को मिलता है। तो यह नागार्जुन जी का सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे मिलजुल कर रहना, किसी भेदभाव पर विश्वास ना करना। लेकिन यही है निहारिका जी कि नागार्जुन आए, उन्होंने उस समय कविता लिखी थी कि इंदु जी क्या हुआ आपको। अच्छा। इंदिरा जी पर, खैर आगे नहीं कहूँगा। तो वह कविता इतनी पॉपुलर हुई और उसको इस तरह करके मुट्ठी बांधते थे और यहाँ इंदु जी क्या हुआ, मैंने ताल दे के सुना। बहुत ही मैं कहूँगी सरल बहुत बोली, सरल जी जी, वो खासियत उनकी लेखनी की रही। कोई कल्ट नहीं उनके पास। जी जी। नागार्जुन जी में ये विशेषता थी। बिल्कुल। अगर मैं आपकी लेखनी का जिक्र करूं तो आपके बारे में अगर मैं दर्शकों को बताऊं तो आपने प्राध्यापन का कार्य भी किया है।
हाँ। और आप बिहार सरकार में आप अधिकारी के तौर पर भी कार्यरत रहे हैं। जी जी। यानी आपकी जो नौकरी है वो भी चलती रही और आपकी लेखनी साथ साथ चलती रही। जी। अरे नहीं, कैसे इसमें लिखते थे और किन मुद्दों पर ध्यान इसमें जाता कोई था? कहीं से जी। उसमें अड़चन नहीं आती। बिल्कुल। अब देखिए कितने हमारे बड़े साहित्यकार हैं जी जी जो जीविका के लिए नौकरी करते थे बिल्कुल। और रचनाएं करते थे। जी जी। मुझको लगता था कि वो जीविका के लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, हाँ हाँ घर परिवार चलाना है, जी लेकिन जिंदगी हमारी तो दूसरी है बिल्कुल। और सब लोग यही करते थे। लेकिन कुछ लोग तो सब, मैं त्याग ऐसा नहीं था जी। कि इसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के साहित्य के लिए हम्म। सारे दायित्वों से मुक्त होके बस साहित्यकार बनूं, साहित्यकार कहा जाऊं, जी। यह दंभ पालना, यह मुझको कभी अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल। अरे कोई अजूबा साहित्यकार, कोई अजूबा व्यक्ति होता है? मन अरे की हम ही आप भावनाएं में से हैं। में कोई साहित्यकार है। वह कोई विशिष्ट कहीं से नहीं है, वो साधारण है और साधारण होने में ही उसकी असाधारणता है। और ये आपकी महानता है, मैं कहूँगी। इतनी सुंदर रचनाएं हैं आपकी जो दिल को छू जाती हैं, समाज की कई बातों को सामने लेकर आती हैं। जी। आपकी लिखने का अंदाज भी, कहीं विरोध भी दिखता है, कहीं प्यार भी दिखता है। हाँ। तो कैसे लिखा आपने? और कुछ ऐसी कविताएं या फिर आपके गीत जो समाज के किसी विशेष मुद्दे पर आधारित हो, मैं अपने दर्शकों के लिए सुनना चाहूँगी आपसे। देखिए कुछ पंक्तियाँ। कवि ऐसा है कि जब इमरजेंसी लगी थी अच्छा। तो हम लोग एक मुक्ति प्रसंग मुक्ति संग्राम करके पत्रिका निकालते थे। अच्छा अच्छा। और वो एकदम समझ लीजिए कि पत्थर की मस्जिद है ना, और जो उत्तर की तरफ रास्ता गली दर गली होके गया है गंगा जी, तट जी। तक, उसी में एक प्रेस था। अच्छा। और वहीं हम लोग छपवाते थे। जी और उस समय इमरजेंसी में मैंने एक कविता लिखी थी। जी। और उसके पहले भी जब नुक्कड़ों पर हम लोग आए थे शुरू में, रेणु जी के ने जो टीम बनाई थी उसमें, तो उस समय जो हमारी एक कविता थी वो बड़ी लोकप्रिय, क्या कहिए, बहुत जनप्रिय हुई। जी। और जुल्म का चक्कर और तबाही कितने दिन, ये सवाल के रूप में ऑडियंस है सामने। हाँ हाँ। तो हम पूछते थे। जी। अब उस समय भाई जवान थे थोड़ा तो ऐसा है। जी। तो उसमें पंक्तियां हैं, 3-4 पंक्ति आप सुन लीजिए बेशी सुनाएं। कि जुल्म का चक्कर और तबाही कितने दिन, कितने दिन। ऑडियंस पूछ रहे हैं श्रोताओं से जी। कि जुल्म का चक्कर और तबाही कितने दिन, कितने दिन, हम पर तुम पर सर्द सियाही कितने दिन, कितने दिन। जी। तो बीते बरस 25 महज कुछ नारों में, सुविधा बंट गई सत्ता के सरदारों में, और हम तुम शामिल हुए फकत बेकारों में, बोलो भैया ये मन चाही कितने दिन, जुल्म का चक्कर। जी ठीक। बिल्कुल। तो ये जो बातें आपने कही या जो आपके उद्गार थे, वो शायद लोगों की बातें थी जो एक और कवि क्या? की लेखनी से निकल करके आती हैं। एक सवाल और आपसे, आप हिंदी प्रगति समिति राजभाषा विभाग बिहार पटना के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर रहे हाँ, हैं। ये संयोग है। जी जी। तो कुछ हिंदी की बातें, वर्तमान स्थिति क्या है हिंदी की, और क्या देखिए, ख्वाहिश है मैं आपकी? बहुत इसमें स्पष्ट आपको कर दूं। जी जी कहें। और एक तरह से आप यहाँ आपके माध्यम से या इस दूरदर्शन के माध्यम से दर्शकों को भी सचेत कर दूं जी। कि हम लोग जो हिंदी वाले हैं, हिंदी उनका वह लगाव अपनी भाषा से नहीं है जी। जो उर्दू भाषी भाइयों का है, जो बांग्ला भाषी भाइयों का है। हम लोग अपनी भाषा को नहीं, हम बहुत इस पर एकदम आप समझ लीजिए कि जी, हम जी। लोग बहुत कम हिंदी पर गर्व करते हैं अपने घर में। तो मुझे लगता है, जैसे मैं आपकी बातें अगर सुनूं और दर्शकों से कहूं, तो एक पंक्ति में कि हमें अब सबसे पहले अपनी भाषा से प्यार करना होगा, बिल्कुल। लगाव रखना होगा, बिल्कुल, तभी हम बिल्कुल। उसकी प्रगति की बात 100%। भी कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं, कुछ पंक्तियां अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए
कि देखिए बस एक ही बात कहनी है जी कि मैं कविता लिखता हूँ तो उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ जी कि कविता क्रांति नहीं करती, हम्म, कविता से क्रांति नहीं होती, जी तो कविता सिर्फ क्रांति की ज़मीन तैयार करती है, क्रांति की ज़मीन तैयार करती है। हम लोग, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो एक इतिहासकार ने लिखा, वो महिला ही थी, केटलबी। अच्छा। उन्होंने लिखा कि राइटर्स ऑफ ऑल काइंड्स प्रिपेयर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये तमाम लोग थे और इन लोगों ने गति दी आंदोलन को। जी एक गैरिबाल्डी था, वो फोर फ्रंट पर नहीं आया हम्म, इटली का। जब इटली को यूनाइट किया गया तो उस समय गैरिबाल्डी साउथ इटली का जी था, जी वो फ्रंट पर नहीं आया। वो आया जब मर्जर हो गया साउथ हो ये नॉर्थ का, और उसके बाद सत्ता से एकदम अलग हो गया। और कहने का तात्पर्य अगर मैं आपकी पंक्तियों से ये निकालूं कि एक कवि जो है, एक रचनाकार जो है, उसने भूमि तैयार कर दी, आप उससे समझें, अपने कार्यों से आगे प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। आपने वक्त निकाला, हमें आपका समय भी दिया। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आज हमारे लिए बेहद ख़ास दिन था। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, आज हमने बात की हमारे वरिष्ठ कवि श्री सत्यनारायण जी से, एक अनुभवी व्यक्ति, एक महान रचनाकार, एक कवि, एक गीतकार, जिनकी बातों से, जिनकी कविताओं से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आपसे कहूँगी, आपकी जो ईमेल होते हैं, आपके जो ख़त होते हैं, उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है। तो चलिए, हमें ज़रूर बताइए कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम, और आपको क्या करना होगा। आपको नोट करना होगा हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना, 8000